नमस्कार प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, जीडी महिला महाविद्यालय अलवर। आज आपकी क्लास में बीए फाइनल में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र यानी आधुनिक काव्य में हम सुमित्रानंदन पंत, जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, सुमित्रानंदन पंत, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति की जो कविता है मौन निमंत्रण, इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पूर्व हम थोड़ी सी बातें जो वैसे सभी जानते हैं, लेकिन उन बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म बर्फ आच्छादित पर्वतों की अत्यंत आकर्षक घाटी अल्मोड़ा में हुआ, वहाँ के प्राकृतिक पर्वतीय सौंदर्य ने उनकी आत्मा और उनकी धड़कनों को प्रभावित किया। सुमित्रानंदन पंत में जो प्रकृति का चित्रण है, उसकी प्रकृति सुंदरी की मनोहर छवियाँ उन्होंने अंकित की हैं। वो अत्यंत कोमल कल्पना के कवि हैं, तो अपनी सुकुमार कल्पना के बल पर प्रकृति का जैसा अनुपम चित्रण, स्वतंत्र चित्रण सुमित्रानंदन पंत ने किया, वैसा हम अन्यत्र कम ही पाते हैं। स्वयं सुमित्रानंदन पंत ने एक स्थान पर कहा कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत के जीवन में जो प्रकृति है वह उनकी चिर सहचरी है, सखी भी है और एक प्रकार से शिक्षिका भी है। पंत के प्रकृति चित्रण की एक विशेषता ये भी है कि उन्हें प्रकृति के कोमल और सुकुमार रूप ने अधिक आकर्षित और मोहित किया है। गर्जन तर्जन वाली प्रकृति का निरूपण यानी झंझा झकोर कठोर कर्णकटु प्रकृति का चित्रण पंत जी कम ही करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस कविता की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण। मौन यानी जो मुखर नहीं है, वाणी से जो युक्त नहीं है, बल्कि मौन है, ऐसा निमंत्रण। तो वो मौन निमंत्रण किस प्रकार का है, इसको समझने के लिए हम उनकी कविता का वाचन भी साथ साथ करते रहेंगे और उसकी व्याख्या भी करते रहेंगे। पूरी कविता का वाचन ना करके हम एक एक जो उसका शुरू का पद है उस पर बात करते हैं। प्रारंभिक पंक्तियां हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं, जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कैसा विस्मय, कैसी जिज्ञासा और आश्चर्य कवि यहाँ इन पंक्तियों में अभिव्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह समस्त संसार जब रात्रि काल में स्तब्ध ज्योत्सना चारों ओर फैली हुई है, सुनसान सन्नाटे से युक्त, यानी एक प्रकार से शांत भी कह सकते हैं, कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांत फैली हुई ज्योत्सना में जो मधुरता का एहसास देने वाली है। हर कोई बहुत ही शांत चित्त हो रहा है इस समय, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो करके सारा संसार एक अबोध शिशु की भांति, जबकि शिशु का स्वभाव चंचल है, लेकिन इस समय वह भी शांत हो गया है, किंतु स्वभाव के अनुसार चकित है। वो हर वस्तु को बड़ी जिज्ञासा और बड़ी रहस्यमय दृष्टि से देखता है। तो सारा संसार शिशु के समान चकित होकर आकाश की ओर एकटक देखते हुए, मानो नादान है, अधिक उसको ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से देख रहा है। विश्व के पलकों पर सुकुमार
दिन भर के कार्यों से श्रमित जो लोग हैं वो अब थोड़ा सा थकान का एहसास कर रहे हैं और धीरे धीरे नींद से उनकी आँखें या पलकें बोझिल भी हो चुकी हैं और उनकी पलकों पर सुकुमार शब्द, उनको पंत जी को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार यानी बहुत ही सुखद और कोमल और मुलायम एहसास वाले जो स्वप्न हैं वो उनकी आँखों पर धीरे 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 गमन कर रहे हैं, विचरना गमन कर रहे हैं और वो मानो अपनी सारी स्मृतियाँ उस सुखद एहसास में खोने की ओर बढ़ रहा है विश्व। ऐसे लोग, सभी लोग अचानक से जब आँख उठाकर देखते हैं, कवि कहता है कि जब मैं ऐसी स्थिति में लेटा हुआ हूँ अपनी शैया पर, तो मुझे न जाने नक्षत्रों से, तारागणों के मध्य से कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है और मुझे लगता है कि उन टिमटिमाते तारों के पीछे से मानो कोई अज्ञात रहस्यमयी अगोचर शक्ति मुझे निमंत्रण देकर, मौन निमंत्रण देकर, कोई ध्वनि नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, मौन है, ऐसा निमंत्रण मुझे वहाँ से मिलता है और मैं उस मौन निमंत्रण के प्रति सहज और अनायास ही खिंच जाता हूँ। आगे जो पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। प्रकृति के बहुत से कार्य व्यापार हैं, जिधर भी कवि की दृष्टि जाती है वहीं उन्हें वही शक्ति अपने क्रिया व्यापारों से आकर्षित सी या एक बेचैनी सी या एक जिज्ञासा का भाव जगाने का प्रयास कर रही है। कवि कहते हैं सघन मेघ, बादलों के घने पुंज से इस समय जो आकाश है, विस्तृत आकाश है, वो भरा हुआ है। भीम माने विस्तृत, विस्तार वाला जो आकाश है वो गहरे घने मेघों से भरा हुआ है और गहरे अंधकार से युक्त है। तमसाकार, दूर दूर तक अंधकार विस्तृत फैला हुआ है और उसके बीच में अचानक से मेघों में गर्जना होती है, उमड़ घुमड़ कर मेघ आते हैं। दीर्घ भरता समीर निश्वास, अचानक से पास ही समीर जो बह रहा है वो मानो गहरी गहरी निश्वास, निश्वास यानी जो हम भीतर की ओर लेते हैं, मानो वह आहें भर रहा है। तो ऐसी गहरी निश्वास लेती हुई समीर भी वहाँ संचरित हो रही है। प्रखर झरती जब पावस धार, और अचानक से वर्षा ऋतु है, आकाश में घने काले मेघ हैं, इसी बीच अचानक से पावस की धार, वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी सी प्रखर बहुत तेजी से गिरती है, बहुत तेज मूसलाधार वर्षा अचानक से होने लगती है। प्रखर शब्द है यानी तीक्ष्ण, जो बूंदों की धार है वो तीक्ष्ण है। न जाने तपक तड़ित में कौन, बहुत ही सुंदर और ऐसा वातावरण है जो सभी को मोहित करता है। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि ना जाने अचानक से उन काले घने मेघों के बीच से विद्युत लता अचानक से चमकती है, तपाक से चमकती है और फिर मुझे इशारा करके छिप जाती है और उस इंगित में भी मुझे लगता है कि वही मौन निमंत्रण मुझको दिया जा रहा है कि आओ और मुझे खोजने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ। और कवि विस्मय से, जिज्ञासा से उस दृश्य को देखने लगता है। इससे आगे की पंक्तियाँ हैं। देख वसुधा का यौवन भार, एक घटना में नहीं बल्कि कवि को
बहुत सारे व्यापारों में उसी रहस्यमय अज्ञात चेतना के की हलचल दिखाई पड़ती है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। कवि आगे इसी भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं कि कभी मुझे यह दृश्य यह अनुभूति अन्यत्र होती है जब मैं देखता हूँ कि इस पृथ्वी का जो सौंदर्य है वह मानो अपने पूर्ण यौवन पर आया हुआ है। यानी चतुर्दिक पृथ्वी पर जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और उन पर पुष्पों के स्तबक इस तरह से खिले हुए हैं कि जैसे कोई युवती अपने सौंदर्य भार के कारण झुकी सी जाती है, ऐसी पृथ्वी के सौंदर्य पर आकर्षित और मोहित होकर मधुमास यानी वसंत ऋतु उसके उस सौंदर्य पर मानो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। और वह गूंज यानी पूरी तरह से विजयनाद करते हुए मधुमास अपना आगमन करता है, मानो वह वसुधा के उस सौंदर्य पर पूरी तरह से मोहित हो रहा हो। मधुर उरके से मृदु उद्गार, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, और मधुमास की वासंती ऋतु की सुवासित सुगंधित वायु को आते हुए देख करके वृक्षों की जो कुसुम हैं, जो कलियां हैं और अभी मुकुलित हुई हैं, थोड़ी थोड़ी सी खिलना अभी प्रारंभ किया है, अभी तक एकाकी हैं, उन्होंने प्रेम जैसे भाव को अभी तक अनुभव नहीं किया है। मधुमास एक प्रकार से वसंत ऋतु उनका जो है वो प्रेमी है, तो उन पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर वसंत उनकी ओर आता है। और वो कलियां जो अभी एकाकी हैं, जिन्होंने अभी इस प्रेम के अनुभव को लिया ही नहीं है, विधुर यहाँ उस पुरुष से नहीं है जिसकी स्त्री नहीं रही हो, यहाँ विधुर से मतलब है जो अभी एकाकी हैं, जिनके जीवन में प्रेम का प्रणय का अभी प्रवेश नहीं हुआ है। उन कलियों के खुले हुए मुख से मानो प्रेम के उच्छ्वास, जो श्वास जैसे निकलती है उसको उच्छ्वास बोलते हैं, तो वो मृदु उद्गार, या कहना चाहिए कि उन कलियों के झूमने से सुंदर कोई कर्णप्रिय जो उद्गार हैं मृदु कोमल, वो निस्सृत हो रहे हैं। और ऐसे सुंदर दृश्य के मध्य कवि को फिर कुछ वो संकेत दिखाई पड़ता है और कवि कहते हैं, ना जाने सौरभ के मिस कौन। उन्हें लगता है कि इन कलियों से, इन पुष्पों के खुलने से जो सौरभ, जो सुगंध या जो पराग चारों ओर बिखरती है, उस पराग और सौरभ या सुगंध के माध्यम से कवि को लगता है कि जैसे वही अज्ञात सत्ता, वही शक्ति मुझे फिर से मौन निमंत्रण भेज रही है कि इनके पीछे देखो किसका हाथ है, कौन है जो इस सृष्टि में हर गतिविधि को करने का कारण है, निमित्त है। आगे की पंक्तियां हैं, शुद्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देता अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि कहते हैं कि ऐसा जल जो क्षुब्ध है, यानी जो बेचैन है, व्याकुल है, जिसमें लहर बार बार उठ रही है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, वायु जब बहुत तेजी से बहता है और वह जल से टकराता है, तो उससे समुद्र की या जो बड़ी जलराशि है उसमें एक बेचैनी और व्याकुलता सी जन्म ले लेती है, और हवा के तेज प्रवाह से
वो जल जो है ऊंचे ऊंचे शिखरों में यानी ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठती हुई दिखाई देती हैं। और सिंधु में, सागर में, वह वायु इतनी तेजी से घूमता है कि जैसे दूध को मथने के लिए मथानी बहुत तेजी से घूमती है, और उसके घूमने से वह जल मथा जाता है, और उसके मथने से जैसे मक्खन निकलने से पहले वो झाग के रूप में रहता है, वैसे ही समुद्र में फेन ही फेन यानी झाग हमें दिखाई देते हैं। बुलबुलों का व्याकुल संसार, और जो जल के बुलबुले हैं जो कभी उठते हैं, कभी समाप्त होते हैं, कभी बनते हैं, वह भी मानो पूरी तरह से व्याकुल हो रहा हो। बार बार वो बनते हैं और बिगड़ते हैं। बिथुरा देता अज्ञात, वह कौन है जो इन उठते हुए या निर्मित होते हुए बुलबुलों को फिर से पानी की सतह पर समतल कर देता है। उठा तब लहरों से कर कौन, अचानक फिर कोई लहर उठकर आती है, और फिर उसमें से ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हाथ ऊपर उठा करके और इशारे से कवि कहते हैं कि मुझे फिर ऐसा लगता है जैसे मुझे वह मौन निमंत्रण देकर अपनी ओर बुला रहा हो। यहाँ यदि हम ध्यान करें तो हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ भी स्मरण हो आती हैं जब वो कहते हैं, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। वो लहरें अपनी ओर सायास बुलाती हैं और कवि अनायास मानो उसकी ओर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ अब हम देखते हैं। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार। तुमुल गहरे अंधकार में, जब शोर और अंधकार सब मिलकर एक हो गया हो, साए साए करके चारों ओर अंधकार फैल रहा है। ऊँघता एक साथ संसार, बहुत सन्नाटे के साथ में, सन्नाटा भी एक भय पैदा करता है। और धीरे धीरे व्यक्ति जो दिन भर थका हुआ है वो ऊँघने लगता है और उसकी आँखों में नींद उतरने लगती है। लेकिन अचानक से बाहर प्रकृति में कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। भीरु झिंगुर कुल की झनकार, डरपोक झिंगुर अचानक से तेज आवाज में झंकृत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वीणा की झनकार निकल रही हो, झन झन की आवाज़। कुल यानी झिंगुरों का परिवार मिल कर के तेज आवाज़ करता है। कपा देती तंद्रा के तार, और नींद में एकाएक मनुष्य थोड़ा झुंझलाने सा लगता है कि ये कैसी अप्रिय कर्णकटु आवाज़ अचानक से सुनाई दी, न जाने खद्योतों से कौन। और कवि उस समय आकाश में एकटक निहार रहा होता है, तब उसे उन तारों के नक्षत्रों के बीच से फिर कोई है जो उसे मुझे पथ दिखलाता तब मौन। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन तारों के मध्य, टिमटिमाते तारों के मध्य उतना जो स्थान प्रकाशित होता है, ऐसा लगता है कवि को जैसे कोई जानबूझकर मुझे भटकने से रोकने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मौन रहकर मेरी सहायता कर रहा है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। कनक छाया में जबकि सकाल को खोलती कलिका उर के द्वार। कनक छाया में, अब यहाँ संभवतः सूर्य के उदय से पूर्व के काल का वर्णन है कि जब अभी सूर्य पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व दिशा में थोड़ा थोड़ा सा स्वर्णिम आभा वाला जो प्रातः काल है वो उदित होने के लिए तत्पर है। और उसके आगमन के अनुभव या अनुभूति से ही जो पुष्प है, जो पुष्प खिलने से पहले जो कली का रूप होता है पेड़ों पर, तो वो कलियों में प्रस्फुटन प्रारंभ हो गया है। खोलती कलिका उर के द्वार,
वह कलिका, छोटी छोटी कलियां मानो उदित होते हुए सूर्य और नवागत प्रभात के स्वागत के लिए अपना दिल, अपना हृदय खोलकर उसका स्वागत करने को तैयार है। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, और उन खिलती हुई कलियों के सौंदर्य, उनकी सुगंध, उनके पराग पर पूरी तरह से लोभी प्रवृत्ति के जो भंवरों के बच्चे हैं, बाल अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कलियों को देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं और तड़प कर उस सुगंध को और उस सौरभ का पान करने के लिए गुंजारते हैं, और गुंजारते गुंजारते उन कलियों के पास जाकर उनका स्पर्श करके मधुरस का पान करने लगते हैं। न जाने ढुलक ओस में कौन, गत्यात्मक प्रकृति के गत्यात्मक सौंदर्य का चित्रण करने में तो पंत जी सिद्धहस्त हैं। अचानक प्राकृतिक जितने भी उपादान हैं उनमें एक क्रिया, प्रतिक्रिया और निरंतर कार्य व्यापार चल रहा है। न जाने ढुलक ओस में कौन, रात्रि में ओस गिरती है और वह ओस की बूंद जो उस कलिका के मुख पर रुकी हुई थी, कलिका के प्रस्फुटन से मानो वह बिखर सी गई और उस ओस की बूंद के गिरते खींच लेता मेरे दृग मौन। तो यह क्रिया ही मानो कवि ने के मन को पूरी तरह से उसके प्रति अपने को मोहित अनुभव करते हैं। इतना सूक्ष्म निरीक्षण केवल पंत ही कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे दृगों को, और दृग का जो मुख्य आकर्षण है वह सौंदर्य है, तो कली के उस सौंदर्य की ओर कवि सहज ही आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ फिर वही मौन निमंत्रण जो है अज्ञात सत्ता मुझे दे रही है। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। दिन भर अपने सारे धीर गंभीर जो भी दायित्व थे, जो भी कार्य थे, उनको समाप्त करके अब शैया पर जो है एक तरह से चादर या कुछ भी ओढ़नी बिछा करके दिवस को दे सुवर्ण अवसान, मानो सूर्य ने इस दिन को अपना सुनहरा अवसान दे दिया, यानी सूर्य अस्त हो चला, जो है अस्ताचल में चला गया। शून्य शैया में श्रमित अपार, और सभी लोग शून्य शैया पर जो थके हुए हैं, जिनके जो कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, सारे दैनिक कार्यों से, तो वो सब अब शैया पर विश्राम करने के लिए व्याकुल हैं। जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, ऐसे में जब मैं जाकर अपनी शैया पर लेटता हूँ और आकुल यानी बेचैन, श्रमित, व्याकुल अपने प्राणों को बिल्कुल शांत कर देना चाहता हूँ, ऐसे में फिर न जाने मुझे स्वप्न में कौन, मैं जब आँख बंद करता हूँ एक क्षण के लिए कोई मधुर सा स्वप्न मेरी पलकों में आता है, अचानक फिर मैं आँखें खोल देता हूँ, फिर आता छाया जग में मौन। वह स्वप्न मुझे न जाने कैसे कैसे सुंदर लोक में घुमाता फिरता है, और उसका प्रयास होता है कि वो मेरे दिन भर के कार्यों की थकान से मुझे मुक्ति दिला दे। तो यहाँ भी कवि कहता है कि ये भी कार्य जो है ये किसी न किसी अज्ञात सत्ता के द्वारा ही संपादित किया जा रहा है, जो ये समझते हैं कि सभी लोग इस समय थके हुए हैं, सभी को विश्राम की और शांति की आवश्यकता है। अब आगे की पंक्तियाँ, और ये अंतिम पंक्तियाँ हैं इस कविता की। न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। न जाने कौन, न जाने कौन है जो सामने नहीं आता, लेकिन अपने होने का एहसास जो निरंतर
कराता है कि कोई तो है। आए द्युतिमान, प्रकाशमान भी है, कभी प्रकाश में आता है, कभी कली के मिस अपनी सुगंध को फैलाता है, कभी नक्षत्रों के माध्यम से जो है प्रकाश फैला करके मेरे मार्ग को प्रशस्त करता है, तो कभी लहरों के माध्यम से मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। न जाने कौन अरे द्युतिमान, हे प्रकाशमान, हे कांतिमान, हे दीप्तिमान, तुम कौन हो। जान मुझको अबोध अज्ञान, मैं तो एक शिशु के समान अबोध और अज्ञानी हूँ। तुम्हारे सामने मेरी सारा ज्ञान, मेरी सारी सामर्थ्य सीमित है। सुझाते हो तुम पथ अनजान, तुम ही हो जो मेरे इस विस्मय के रहस्य के मार्ग को, जो अनजान है मेरे लिए, या जीवन का जो पथ अनजान है, आगे क्या कुछ छिपा हुआ है उसको भी तुम ही सुझाते हो। मेरे मार्ग को प्रशस्त भी तुम ही करते हो। फूंक देते छिद्रों में गान, छिद्र छिद्र में मेरे रोम रोम में अपने एक प्रकार से ज्ञान का गान, प्रेम का गान और करुणा का गान मेरे रोम रोम में तुम ही बजने लगते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, और कहते हैं कि तुम ही मेरे सुख और दुख के सहचर हो, हमेशा मेरे साथ में रहते हो। मेरे सुख के साथ भी तुम सहभागी हो, मेरे दुख के साथ भी तुम ही सहभागी हो। हे सहचर, तुम मौन अस्तित्व के साथ मेरे साथ रहते हो। अब तो बता दो कि तुम कौन हो। नहीं सह सकता, कह सकता तुम हो कौन। मैं बड़ी अजीब स्थिति में हूँ। मैं तुम्हारे बारे में शब्दों में कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता कि तुम कौन हो। तो ये एक प्रकार से पंत की पूरी कविता में उनका जिज्ञासा, उनका विस्मय का वर्णन किया गया है। छायावादी कवि पंत ने प्रकृति में उस अज्ञात अगोचर सत्ता के दर्शन किए हैं। वहाँ रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण माना गया है। पंत की मौन निमंत्रण कविता इस दृष्टि से तो विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि कवि को सर्वत्र ही उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कविता में उन्होंने अपनी जो छायावादी प्रवृत्ति है, विशेष रूप से रहस्यवादी चेतना, उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ इस कविता में है। प्रकृति के सूक्ष्म क्रिया व्यापारों का सुंदर चित्रण है। मानवीय रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है, यानी जो अचेतन पर चेतन का आरोप जहाँ होता है उसे हम मानवीकरण की प्रवृत्ति भी कहते हैं। यह भी छायावादी एक विशेष प्रवृत्ति है। और रहस्यवादी चेतना अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव, प्रकृति के मनोहारी और सुंदर रूप का चित्रण है। पारंपरिक अलंकारों के साथ नवीन पाश्चात्य प्रभाव के अलंकारों का भी यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। जैसे मानवीकरण है, ध्वन्यात्मकता है, विशेषण विपर्यय है। अब एक एक पंक्ति में तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जो प्रारंभिक पंक्तियाँ थी, विश्व के पलकों पर सुकुमार, तो पलकें किसकी हैं? विश्व की नहीं है, बल्कि विश्व में रहने वाले लोगों की हैं। तो यहाँ विशेषण विपर्यय है। स्वप्न अजान, यहाँ भी विशेषण विपर्यय हमें देखने को मिलता है। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और बिंब विधान, ये भी पंत के काव्य में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। और बिंब भी अलग अलग, स्पर्श बिंब, रंग बिंब, ये सब उसके प्रकार देखने में आते हैं। तो हमने देखा कि ये कविता इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कही जा सकती है। और कवि के कोमल मन का भी यहाँ पर वर्णन है। कल्पनाशीलता के साथ रहस्यानुभूति और का भी चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें लगता है कि हम इस कविता को पूरी तरह से इस पर हम बात कर चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
कविता। नमस्कार बच्चों, आज आपकी बीए फाइनल नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु आज आपकी क्लास बीए भाग तृतीय। नमस्कार बच्चों,